रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। वह एक प्रसिद्ध पारसी परिवार से आते हैं, जिन्हें भारतीय उद्योग में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जाना जाता है। लेकिन उनके बचपन में ही उन्होंने एक बड़ी व्यक्तिगत चुनौती का सामना किया। जब उनके माता पिता का तलाक हो गया, रतन टाटा की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष थी और यह उनके जीवन का एक बड़ा भावनात्मक मोड़ था। तलाक के बाद उन्हें और उनके छोटे भाई जिमी टाटा को उनकी दादी माँ नवाजबाई टाटा ने पाला। रतन टाटा ने अपने शुरुआती जीवन में ही संघर्षों का सामना करना सीखा। पारिवारिक विघटन के बावजूद उनकी दादी ने उन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षा की नींव दी। उनके जीवन में अनुशासन और दयालुता का महत्व भी उन्हें यहीं से मिला। यह कहा जा सकता है कि उनके जीवन का यह हिस्सा हालांकि व्यक्तिगत रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन यह उनके मजबूत और निडर व्यक्तिगत को आकार देने में सहायक साबित हुआ। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई और इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की। अमेरिका में रहकर उन्हें भारतीय संस्कृति से अलग एक वैश्विक दृष्टिकोण मिला, जिसने उनके व्यक्तित्व और भविष्य के व्यावसायिक दृष्टिकोण को व्यापक किया। कॉर्नेल से स्नातक करने के बाद रतन टाटा ने कुछ समय तक लॉस एंजल्स में नौकरी की, लेकिन अपने परिवार की इच्छा का सामना करते हुए वे 1962 में भारत लौट आए और टाटा समूह में शामिल हो गए। टाटा समूह के भीतर काम करना शुरू करने के बाद रतन टाटा ने सबसे पहले टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। यह उनके करियर की एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही जमीनी स्तर पर काम करके समूह के वास्तविक कार्य क्षेत्र को समझा। रतन टाटा ने विभिन्न कंपनियों में विभिन्न भूमिकाएं निभाई, जिनमें से एक थी नेल्को और एम्प्रेस मिल्स का नेतृत्व करना। हालांकि इन दोनों कंपनियों की हालत बहुत खराब थी और उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा था। रतन टाटा ने इन कंपनियों को फिर से जीवित करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन वे पूरी तरह से असफल रहे। यह उनके करियर के प्रारंभिक दौर का एक बड़ा संघर्ष था। हालांकि यह उनके लिए एक असफलता थी, लेकिन उन्होंने इससे कई सबक सीखे, जो बाद में उनके नेतृत्व शैली में देखने को मिले। वे असफलताओं से कभी डरे नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते रहे। 1991 में जब रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उस समय उनके नेतृत्व को लेकर कई सवाल उठाए गए। उन्हें एक ऐसे समूह की बागडोर संभालनी थी जिसे JRD टाटा जैसे महान नेताओं ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। उस समय समूह के भीतर कई पुराने अधिकारी थे जो रतन टाटा के युवा और नए दृष्टिकोण को स्वीकारने में संकोच कर रहे थे। लेकिन रतन टाटा ने अपनी योजनाओं और साहसी निर्णयों से सभी को गलत साबित किया। उन्होंने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि इसे एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह के कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जिनमें से कई उल्लेखनीय अधिग्रहण थे। पहले नंबर की बात कहूँ तो टेटली 2002 में। इस अधिग्रहण ने टाटा को अंतर्राष्ट्रीय चाय बाजार में प्रवेश दिलाया। दूसरे नंबर की बात कहूँ तो कोरस 2007 में। यह अधिग्रहण टाटा स्टील को दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनियों में से एक बना दिया। तीसरे नंबर की बात कहूँ तो जैगुआर लैंड रोवर 2008 में। यह सौदा टाटा मोटर्स को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह की वार्षिक आय 5.7 बिलियन से बढ़कर लगभग 100 बिलियन हो गई। उनकी रणनीतिक दृष्टि और अद्वितीय नेतृत्व कौशल ने उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में से एक बना दिया। 2008 में रतन टाटा ने एक ऐसा सपना देखा जिसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। उनका उद्देश्य था कि दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाना, जिसे हर भारतीय परिवार खरीद सके। यह सपना टाटा नैनो के रूप में साकार हुआ। हालांकि यह प्रोजेक्ट शुरुआती उत्साह और समर्थन के बावजूद वाणिज्यिक रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन रतन टाटा की यह सोच कि वे समाज के हर वर्ग के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस प्रयास में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। यह परियोजना एक और उदाहरण थी कि रतन टाटा ने अपने करियर में न केवल व्यापारिक लाभ के बारे में सोचा, बल्कि समाज के व्यापक हितों को भी ध्यान में रखा। तो अब बात करते हैं रतन टाटा के परोपकार और समाज सेवा के बारे में। रतन टाटा का जीवन न केवल व्यापारिक उपलब्धियों से भरा हुआ था, बल्कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा परोपकार और समाज सेवा के लिए समर्पित किया। टाटा समूह के मालिकाना हिस्सेदारी का 65% से अधिक हिस्सा परोपकारी कार्यों के लिए समर्पित है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योगदान दिया। रतन टाटा ने देश के कई प्रमुख संस्थानों को समर्थन दिया
जिनमें IIT, IIM और प्रमुख अस्पताल शामिल है। उनकी दृष्टि हमेशा से समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने की रही है और यह उनके परोपकार कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त ली। हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वे टाटा समूह और अपने परोपकारी कार्यों से जुड़े रहे। सेवानिवृत्त के बाद भी उन्होंने विभिन्न स्टार्टअप में निवेश किया और युवा उद्यमियों को समर्थन दिया। रतन टाटा का जीवन सादगी का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपनी उच्च प्रोफाइल व्यावसायिक यात्रा के बावजूद एक सरल और मितव्ययी जीवन जिया। वे अविवाहित थे और मुंबई में एक छोटे से घर में रह रहे थे। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है, जो दिखाता है कि सच्ची सफलता केवल भौतिक संपत्ति से नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने से होती है। तो अब बात करते हैं रतन टाटा के इनकम और नेटवर्क के बारे में। रतन टाटा की व्यक्तिगत आय उनकी तनख्वाह और कुछ निवेशों से आती है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि रतन टाटा समूह के साथ जुड़े होने के बावजूद उनकी व्यक्तिगत इनकम और संपत्ति अधिक नहीं है। वे खुद टाटा ट्रस्टर्स के प्रमुख है, जो टाटा सन्स की 66% से अधिक हिस्सेदारी को नियंत्रित करता है। इसलिए टाटा ग्रुप्स की अधिक कमाई सामाजिक कार्यों में जाती है और रतन टाटा की व्यक्तिगत संपत्ति बहुत सीमित है। रतन टाटा की व्यक्तिगत नेटवर्क लगभग $1 बिलियन, लगभग 7,000 करोड़ रुपए आकी जाती है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा परोपकार के कार्यों में जाता है। दूसरी ओर टाटा समूह की कंपनियों की कुल मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन सैकड़ों अरब डॉलर में है, लेकिन यह संपत्ति ट्रस्टों और सामाजिक सेवाओं में चली जाती है, न कि रतन टाटा की व्यक्तिगत संपत्ति में। इसका मतलब है कि वे निजी रूप से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से शामिल होते हैं, भले ही उनका संगठन बेहद विशाल और प्रभावशाली हो। और अब बात करते हैं रतन टाटा के व्यक्तिगत कार कलेक्शन के बारे में। रतन टाटा को कारों का बहुत शौक है और उनके पास विभिन्न प्रकार की लग्जरी और स्पोर्ट कारें हैं। उनका कार कलेक्शन उनकी सादगी और तकनीक के प्रति प्रेम को दर्शाता है, जिनमें से पहले नंबर की बात करूँ तो फरारी कैलिफोर्निया, दूसरे नंबर की बात करूँ तो मर्सिडीज बेंज एस क्लास, तीसरे नंबर की बात करूँ तो जैगुआर एफ टाइप, चौथे नंबर की बात करूँ तो लैंड रोवर फ्रीलैंडर, पांचवें नंबर की बात करूँ तो मर्सिडीज क्वाट्रो फोर्ड, छठवें नंबर की बात करूँ तो कैडिलैक एक्सएलआर। रतन टाटा खुद भी गाड़ी चलाने के शौकीन हैं और कई बार वे अपनी कारों में मुंबई की सड़कों पर ड्राइव करते हुए देखे जाते हैं। उनका कार कलेक्शन न केवल उनकी स्टाइल और सादगी को दर्शाता है, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल के प्रति दीवानगी को भी प्रकट करता है। और अब बात करते हैं रतन टाटा के रिलेशनशिप और प्रेम कहानी के बारे में। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन काफी निजी रहा है, लेकिन उनके प्रेम संबंधों के बारे में कुछ जानकारियां समय समय पर सामने आई है। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके निजी जीवन में एक समय ऐसा आया था जब वे शादी करने के बेहद करीब थे। यह समय उनके अमेरिका में रहने के दौरान था। उस समय उन्होंने एक लड़की से प्रेम किया था और वे शादी करने वाले थे, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियों और भारत लौटने की जिम्मेदारियों के चलते यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। रतन टाटा ने कभी इस विषय में बहुत विस्तार से चर्चा नहीं की, लेकिन उन्होंने यह कहा कि उन्हें उस समय का अनुभव याद है और उन्होंने जीवन में कई व्यक्तिगत निर्णय भी उसी अनुभव के आधार पर लिए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि रतन टाटा की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुँचता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।